गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन ने पिछली क्लास के अंदर पॉलिनोमियल बहुपद को पढ़ लिया था और कंप्लीट कर चुके थे। आज हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं। पिछले चैप्टर में आपने देखा थोड़े पॉइंट ज़्यादा हो गए और थोड़ा लंबा भी हो गया था एग्ज़ाम के व्यू से। इस बार अपन कोशिश करेंगे दो वीडियो में हर चैप्टर को ख़त्म करने की। 2 वीडियो में ख़त्म करने से लगभग मान के चलो आपके जैसे अब 14 चैप्टर बचे हैं तो 28 चैप्टर में पूरा का पूरा सिलेबस हो जाए। हम पहले टॉपिक को समझ लेंगे और फिर उससे रिलेटेड या उसके साथ में जैसे भी क्वेश्चन करेंगे एक लिमिट और पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बना के अपन उसको अब सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं अपने 2 वीडियो में हर चैप्टर को ख़त्म करने की। जैसे आपके 15 चैप्टर हैं तो एक तो हो गया, लगभग मान के चलो सेकंड चैप्टर पढ़ लिया था आपने, तो बाकी के 14 बचे हैं। उन 14 चैप्टर को अपन लगभग 28 वीडियो में ख़त्म कर 28 से कम ही कोशिश करेंगे, जिससे आपका टाइमली एग्ज़ाम प्रिपरेशन से आप आराम से तैयारी कर सकते हो। तो देखिए आज अपन एक नए चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 3 आपके। देखिए इधर जब बात करते हैं अपन चैप्टर 3 की आपके, वैसे इसको अदर कंपटीशन एग्जाम वाले भी समझ सकते हैं, बिल्कुल बेसिकली रूल है। जैसे रिट वाले अभी जो तैयारी चल रही है वो भी आराम से समझ लेना, उनके भी सिलेबस में है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखो हमारी बात हो रही है, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, कोई इंग्लिश मीडियम का हो तो। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। अब देखो पिछले हमने जब पॉलिनोमियल पढ़ा था तो वहां चर अचर की बात कर ली थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जो एक्स वाई है वो वेरिएबल्स का काम करते हैं अपने, ठीक है, अपने गणितीय अंग है वो एक अचर कांस्टेंट का काम करते हैं। फिलहाल आप इतना ही समझें। अब 2 चरों वाला रैखिक समीकरण जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, मैं लिख देता हूं आगे। अब इसकी अपन बात करते हैं। पहले तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं और उसके बाद में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की भी बात करते हैं साथ साथ में। देखो सबसे पहले तो 2 चरों वाली रैखिक समीकरण क्या है। 2 चरों वाली रैखिक समीकरण की बात करें तो जैसे हम एक चर वाली पढ़ते थे, कि एक चर वाली कोई समीकरण हो, मतलब 1 वेरिएबल। अब देखो 1 वेरिएबल का क्या है मामला। 1 वेरिएबल की बात करते थे कि जैसे मान लो लिखा होता था x + 4 = 0, तो आप सीधी सी बात है कि +4 है, उधर जाते हो जाएगा -4, ये आंसर आ गया। ये तो 1 वेरिएबल की थी। अब अपने को जो यहाँ पे बात करनी है वो बात करनी है 2 चरों वाली। अब देखो बात करेंगे 2 चरों वाली, तो 2 चरों वाली समीकरण के अंदर क्या होगा कि x भी होगा और y भी होगा। अब जैसे मैं ये लिख दूं तो क्या यहाँ x और y की वैल्यू निकल सकती है क्या? भाई हमने x + y = 4 लिख दिया, तो x + y = 4 लिख दिया तो वहां तो 4 को उधर किया और अपन ने सॉल्यूशन निकाल लिया, इसका x = वैल्यू आ गई। अब यहाँ x + y = 4 है तो y और x की वैल्यू नहीं आ सकती है, ठीक है। आएगी वैल्यू तो खूब सारी हो सकती है, जैसे यहाँ 0 लिखूँ या 4 लिखूँ तो 0 + 4 4, या 1 लिखूँ या 3 लिखूँ तो हो गया। तो अगर मान लो आपको एक ही समीकरण दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इसके हल क्या होंगे, तो यहाँ हल की जब बात करें तो एक बात ध्यान रखना कि x एंड y के अनेक हल होंगे। अनेक हल मतलब खूब सारे मान हो सकते हैं, पर हमारे लिए ऐसा नहीं है। जब भी जितने चर होते हैं उतनी अगर समीकरण होगी तो ही एक हल प्राप्त हो पाएगा। अगर 2 चर है तो 2 समीकरण चाहिए, 1 चर था तो 1 समीकरण चाहिए थी। तो देखिए इधर नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि हमारे पास जो 2 चरों वाली रैखिक समीकरण है उसका मानक रूप क्या है। देखो मानक रूप की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसका होगा वो होगा a1x + b1y
प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और एक होगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये होगा। अब यहाँ पर जब ऐसी समीकरणें आएगी तो इनको हल करने की विधियाँ होगी यहाँ पे। तो देखो हम बात करते हैं इन समीकरणों को हल करने की विधियाँ। देखो हल करने की विधियों की बात करें तो हल करने की विधियाँ हमारे पास होगी मेथड्स, ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन के मेथड्स क्या है, जैसे हमारे पास पहले मेथड की बात करें अपन, मेथड नंबर ए है, नाम है विलोपन विधि। जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखो दोनों ही लिख देता हूं जिससे आप दोनों ही मीडियम वाले पढ़ सकते हैं, सिर्फ टॉपिक का नाम में ही पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है। अब देखो विलोपन का नाम, देखो विलोपन का मतलब ये है किसी एक का लोप करना। अब किसी एक का लोप कैसे होता है इस बात को समझे हम। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये कहता है x और y की अपन को वैल्यू निकालनी है। तो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इधर हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और इसके नीचे लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये तो हो गई समीकरण नंबर 1 और ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो कैसे करेंगे, देखिए इधर कि आप देखोगे ये y प्लस का ये माइनस का है, ये आपस में कट जाएंगे। x और x को जब आप जोड़ोगे तो जोड़ते ही ये कितने हो जाएंगे 2x, और इधर बात करेंगे अपन 5 और 3 दोनों को जोड़ा तो हो गए 8। अब आप देखोगे कि हम x की जब वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा 8/2, तो x बराबर कितना आ गया 4। अब ये जो x का मान है ये कोई एक समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखिए या 2 में, जिसमें भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, मान वही आएगा। तो समीकरण 1 में रखा तो समीकरण 1 में x की जगह कितना आ गया 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो y बराबर कितना आ गया 1, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ तो क्या दोनों सेम ही थे तो कहीं दिक्कत नहीं थी। अब जैसे मान लो हमारे पास सवाल आता है ये देखना, जैसे एक ये दे रखा है और एक अपन को कोई मान लो समीकरण दे दी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 और हमसे कहता है x और y की वैल्यू निकालनी है। जब यहाँ वैल्यू की बात करेंगे तो पहला काम तो एक समीकरण को दूसरी समीकरण के नीचे लिखना है। ये बन गई समीकरण नंबर 1 और दूसरी बन गई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 2। अब पहला काम क्या करना है कि इनके कोएफिशिएंट जो गुणांक है वो बराबर करने, चाहे x के करो चाहे y के करो। तो हम किसी एक के बराबर कर, जैसे y के कर लेते हैं, तो करने कैसे हैं कि इसका विपरीत गुणा करो। जैसे ये 4 है तो इसको 4 से गुणा करो, ये 3 है तो इसको 3 से गुणा करो। अब गुणा करेंगे 4 का तो पूरी लाइन से गुणा करो, देखो 4 दूनी 8x, 4 तिया 12 और 4 7 28 हो गए। अब 3 का करेंगे, ये 9x, ये 3 चौक 12y और ये हो गया 3 का, इससे करते अपने पास कितने आ गए 15। अब आप देख रहे हो कि इनके अपन को साइन चेंज करना है, तो जब साइन अपन चेंज करेंगे तो देखो अभी ये प्लस का है तो ये अपने माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस हो गए तो ये चिन्ह हो जाएंगे गायब अपने, क्योंकि हमें विलोपन करना है। हमने जब भाग विधि पढ़ी थी डिविजन रूल, उसमें भी अपन ऐसे ऐसे करते एक एक को गायब किया था। तो अब आप यहाँ देख रहे हो 12y से 12y तो कट गया, अब 12y से 12y कट गया है और 8x में से 9x जाएगा तो अपने पास क्या रहेगा -x, और 28 में से 15 जाएंगे तो पीछे अपने पास कितना बच जाएगा 13।
अब माइनस एक्स बराबर 13 है तो एक्स बराबर अपने पास कितना आएगा -13, बन गया मान। अब ये मान बनने के बाद में सीधा सा हिसाब किताब है कि अब अपन को y का मान निकालना है। तो कोई भी एक समीकरण के अंदर अपन क्या करते हैं, y का मान निकाल देते हैं। जैसे समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण 1 की बात करेंगे तो 2x है तो 2 इंटू कितना होगा -13 प्लस क्या होगा 3y बराबर क्या होगा 7। अब देखो 2 इंटू -13 करेंगे, ये होगा माइनस का 26, ये होगा प्लस का 3y और इज इक्वल टू हो गया 7। अब -26 को उधर भेज दो तो 3y बराबर क्या हो गया भाई 3y बराबर 7 + 26। अब 7 + 26 की बात करें तो 7 और 26 कितने हो गए 33। अब वही y का मान निकालेंगे तो 3 गुणे में तो कहाँ जाएगा भाग में, तो 33/3 कितना हो गया 11। तो देखो x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। तो एक तो हमारे पास यहाँ मेथड था विलोपन विधि। विलोपन विधि के अंदर क्या था एलिमिनेशन मेथड के जहाँ गायब करना, यहाँ तो y से y कट रहा था, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आई वहाँ रखा किसी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में रख दीजिए, आपके y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन लिया जिसमें क्या था कि आपके ना तो कोएफिशिएंट इक्वल थे, जैसे पिछले में तो कोएफिशिएंट इक्वल थे, ना कोएफिशिएंट इक्वल थे और ना ही विपरीत थे, तो हमने दोनों को कोएफिशिएंट को इक्वल किया। ये 3 है ये 4 है, इसको 4 से गुणा किया, इसको 3 से गुणा, दोनों इक्वल आ गए, साइन चेंज कर दिया, हमने x की वैल्यू निकाल ली और y की। तो एक तो मेथड ये है। देखो हमें ज़्यादातर कोशिश करनी है इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जब कुछ नहीं दिया हो, और दिया हुआ होगा तो हम उस मेथड का काम करेंगे। तो ये आपका पहला मेथड हो गया जिसका नाम था आपके, क्या नाम था, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। अब देखो नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट आपका दूसरा मेथड है जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, देखिए देखो प्रतिस्थापन विधि जिसको अपन कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है इसका मतलब क्या है, प्रतिस्थापन का मतलब प्रतिस्थापन कि कोई बैठा है उसकी जगह दूसरे को बैठाना है। ठीक है भाई, जैसे मान लो एक तरफ 2 वेट रखे हुए हैं 10 किलो का 5 किलो का, और सामने एक रखा हुआ है मान लो आपके 12 किलो का ना 8 किलो का, बराबर है। अब मान लो यहां से मैं 10 किलो को हटाऊं तो इसकी जगह इतना कितना भार रखना है। अब चाहे भले 4-4 किलो और 1-2 किलो रखो या कैसे रखो, मतलब बराबर भाग रखना है। ये मतलब प्रतिस्थापन के अंदर अपन को काम करना है। अब आप देखो इधर अपन प्रतिस्थापन में पढ़ते हैं तो देखो प्रतिस्थापन मुख्यतः काम कब आती है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ हो x + 2y = 3 और साथ में एक इक्वेशन दे दी x = 4y। ठीक है, अब कहता है इसको सॉल्व करो। अगर मान लो प्रतिस्थापन कहे तो अभी अच्छी बात, नहीं कहे तो देखो इधर x + 2y = 3 इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन आ गई x = 4y इक्वेशन सेकेंड। अब सीधी सी बात है, पिछली में हमें विलोपन किया, यहाँ विलोपन का काम ही नहीं है। ये कह रहा है x की जगह 4y लिख दो, तो देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट की बात करें अपन तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, जहाँ x है उसकी जगह 4y लिख सकता हूँ, तो 4y + 2y = 3। अब 4y और 2y कितने हो गए 6y बराबर 3, तो y = क्या आ गया 3/6, और 3/6 आया तो 3 से तो 1 टाइम और 6 से 2 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब y की वैल्यू आ गई है तो अपन इक्वेशन में रख देते हैं बाई इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे, x तो था ही था और 4y है तो 4 × y, y की वैल्यू कितनी है 1/2। अब आप देख रहे हो कट रहा है 2 से 2 टाइम्स, ये x की वैल्यू आ गई बना। अब ऐसी स्थिति में जहाँ x की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे देवे, अभी मान लो आपको ऐसे दे दिया जाए, देखो
अगर मान लो आपको एग्जाम्पल इस प्रकार से दे दिया जाए, और एक दे दिया जाए आपको ये वाला। अब यहां पर भी मैंने आपको y की डायरेक्ट वैल्यू दे दी। अगर इसको सॉल्व करने को कह दें तो कैसे करेंगे, देखो कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड आपको मैंने डायरेक्ट दे दी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब वही है कि बाई इक्वेशन 1 में देख के अपन के y की वैल्यू उसको डायरेक्ट लिख दो। तो देखो 2x तो ऐसे ही रह गया प्लस 3y, और y की वैल्यू कितनी आ गई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है 30। अब आप देख रहे हो ये तो 2x रह गया, 3 का मल्टीप्लाई करो 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 13। 2x और 3x को ऐड किया आ गया 8x और प्लस 3 इज इक्वल टू 13। अब इसको 3 को आप उधर भेज दीजिए तो 13 माइनस कितना हो गया 3 हो गया। अब 13 माइनस 3 हुआ है तो सीधा सा हिसाब किताब है कि 8x इज इक्वल टू कितना हो गया 10, तो x इज इक्वल टू आ गया 10/8। जब आप इसको काटोगे 2 से कट रहा है 5 बार, 2 चौका 8, ये आ गया x का मान। अब ये जो x का मान आया है इसको अपन इस समीकरण में रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में। देखो तो बाई इक्वेशन 2 क्या था, y इज इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना आ गया 5/4 प्लस 1। सॉल्व करते हैं, 2 से 2 बार कट गया तो y इज इक्वल टू आ गया 5/2 प्लस 1। देखो इधर एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2, तो यहाँ तो 5 रहेगा, ये 1 है अपॉन 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/2। तो ये मेथड हो गया आपके कौन सा, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले हमने विलोपन विधि को पढ़ा है, जिसमें अपन को क्या करना है, गुणांक समान करके एक को कर देना। प्रतिस्थापन देखो काम कब लेनी, जब आपको y बराबर x बराबर कुछ ऐसा दिया जाए, सीधा मान रखा और हल कर दीजिए, वहां आपको प्रतिस्थापन का उपयोग करना है। इस बात को ध्यान से देखना। अब देखो ये दोनों ही मेथड पढ़ लिया आपने, इसके बाद में मेथड अगला चल रहा है सी मेथड क्या कहता है। देखो हम शॉर्टकट में समझ रहे हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे एग्जाम के हिसाब से, इसलिए ध्यान से देखें आप। तीसरा जो हमारे पास मेथड है वो है वज्र गुणन विधि। क्या है कि मान लो डायरेक्ट आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए नाम से, तो कैसे करें, इसलिए उसको ध्यान से देखें। जब वज्र गुणन विधि की बात करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करेंगे तो क्या कहता है, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जैसे आपके पास 2 इक्वेशन दे रखी थी, और एक दे रखी थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन दे रखी थी। अगर हमें यहाँ वज्र गुणन विधि से एक हल करना है इसको, तो देखो वज्र गुणन विधि के लिए क्या करेंगे, x बराबर y और 1, ये 3 काम करना है। अब x कहे तो x वाले को छुपा दो, बाकी देखो कांस्टेंट क्या है, जैसे y का कांस्टेंट है b1 और है b2, ठीक है। इसके बाद में यहां देखोगे ये क्या है c1 c2। जिस समय x की बात कहे तो आप x वाले को छुपा दीजिए और बाकी वाले के कांस्टेंट मतलब कोएफिशिएंट लिखिए, जैसे b1 b2 c1 c2। अब c1 c2 को वापस रिपीट कर दो, c1 c2। अब छुपेगा y वाला, तो c1 c2 तो आया हुआ है, बचा कौन सा a1 a2। अब वापस यहाँ पे रिपीट कर दो a1 a2 को, छुपाएगा कौन सा ये वाला, तो अपने पास क्या बचा b1 b2, बच गया। मतलब x कहा तो x को छुपा दो, इनके गुणांक लिख दो, y को कहा तो इनको लिखो। देखो यहाँ गुणांक लिखते इसको वापस रिपीट करना है, रिपीट करके फिर जो बचा वो लिखना है, फिर इसको रिपीट करना है, बचा वो लिखना है। अब करते हैं क्रॉस गुणा।
तो क्रॉस गुणा करेंगे तो x है वो इजिकल टू क्या आएगा, b1 का c2, पहले ऊपर से नीचे वज्र गुणा, फिर इसका b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन इसका करेंगे c1 a2 माइनस c2 a1, ये एक अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये इन तीनों का गुणा कर लिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, उससे पहले फिर अपन को क्या करना है, यहाँ पर पहले और लास्ट वाले को करते हैं हल। तो पहले और लास्ट वाले करोगे तो x का जो मान आएगा ये अपॉन में इसके गुणे में चला जाएगा, तो b1 c2 माइनस b2 c1 और अपॉन में हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। जब y की बात करेंगे तो इसका करेंगे गुणा, c1 a2 माइनस c2 a1 और अपॉन में आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब जैसे देखिए वज्र गुणन विधि से अपन क्वेश्चन करते हैं एक, जैसे हमें एग्जाम्पल दे रखा हो, जैसे दो इक्वेशन दे दी और हमसे कहता है कि इसको वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो इससे जब अपन हल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, x लिखना है, अपॉन करना है, y लिखना है, अपॉन करना है, और 1 लिखना है, अपॉन करना है। अब x का कहा तो x वाले को छुपा दो और बाकी वाले के गुणांक देखो, गुणांक क्या है 3 4, उसका क्या है 5 और 2। अब 5 2 को वापस रिपीट कर दो और y वाले को छुपा दो, तो 5 2 तो रिपीट हो गया। अब बचा कौन सा पीछे, 2 और 1 ही बचा। अब देखो 2 और 1 बचे हैं, एक मिनट हो, अब देखो y वाला हो गया। अब यहां पर क्या करना आपको, छुपाना कौन सा है, देखो छुपाना अब लास्ट वाला, उससे पहले इसको रिपीट कर दो, 2 और 1 तो आ गया। अब ये छुप जाएगा तो 2 1 तो आ गया, तो पीछे बचा क्या 3 4। ये आपको थोड़ी छुपम छुपाई खेलनी है। अब अपन को क्या करना है, इनका क्रॉस करना है, जैसे इनका क्रॉस, तो क्रॉस करेंगे अपन, तो क्रॉस के अंदर क्या होगा, देखो कि x तो है ही है, पहले नीचे, तो पहले नीचे वाली बात करेंगे तो 3 का 2 से करेंगे 6, बीच में माइनस, 4 का 5 से करेंगे 20 बराबर ये y रहा। अब देखो यहां पर जब बात करेंगे अपन तो यहां क्या है, 5 का 1 से किया 5, 2 का इससे किया, ये रहा 4, ये 1 रहा। ठीक है, मैंने यहाँ माइनस कर दिया था, प्लस कर दिया, कोई बात नहीं। 2 का 4 से किया 8 और इसका किया -3, ये बन गया। अब ये होने के बाद में आप देखोगे x के अपॉन में तो कितना बच गया, -14, और y के अपॉन में कितना बच गया 1, और z आ रहा, देखो z नहीं अपने 1 है, 1 के अपॉन में कितना बच गया 5, बन गया। अब देखो ये है प्रथम, ये है द्वितीय, ये तृतीय, फर्स्ट सेकंड और लास्ट, तो फर्स्ट और थर्ड से। अब फर्स्ट और थर्ड का मतलब है x अपॉन -14 इज इक्वल टू 1/5, -14 को उधर भेज दो तो x बराबर आ गया -14/5, ये मान आ गया। सेकंड बात करें अपन सेकंड और थर्ड से, तो सेकंड और थर्ड से सेकंड है y/1, ये है 1/5, 1 को उधर भेजोगे तो 1 ही रहना है, तो 1/5, ये दोनों की वैल्यू आ गई। बना कि नहीं बना, ये आपके वज्र गुणन विधि थी। देखो इसका उपयोग बहुत कम काम आएगा, यहाँ पर आपसे डायरेक्ट ना तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके पास तो समीकरण होगी, कहीं ना कहीं कोई भाषा संबंधित क्वेश्चन आएगा, उसमें काम आएगा, इनमें काम आएगा नहीं। अब देखो ये अपन ने तीसरा मेथड पढ़ लिया, ठीक है। तीसरे के बाद में चौथे मेथड की अपन बात करें आगे, तो हमारे पास अगला जो मेथड है डी, वो है आपके आलेख विधि, ठीक है, जो आपके 100% इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड के अंदर पक्का ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बड़े ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह से, आपके किसी के भी ग्राफ गलत नहीं होगा। हम
बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। जब ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं तो ग्राफिकल मेथड में होता है क्या, देखो ग्राफिकल मेथड में एक चीज ध्यान रखना कि जैसे अपन कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे चतुर्थांश, तो उस चतुर्थांश के अंदर जब सातवां चैप्टर आएगा हमारे सामने, 1 मिनट अच्छा से बनाते हैं। फिर जैसे ये देखें अपन, ये हमारे पास एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब कोई भी चीज अगर एक्स अक्ष पर पड़ी हो, जैसे मान लो यहां पर कोई पड़ा है तो वहां पे वाई 0 होगा, और अगर वाई अक्ष पर पड़ा है तो एक्स 0 होगा। कि एक्स अक्ष पर बात करें तो वाई 0, और वाई अक्ष पर बात करें तो एक्स 0। अब यहां फॉर्मूला कुछ नहीं है, इन दो बातों को ध्यान रख लेना, आपका ग्राफ कभी भी गलत नहीं होगा। कैसे, देखो कि जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हम एक क्वेश्चन लिया हमने कि 2x + y = 4, ठीक है। 1 मिनट 5 कर दो, आपका क्वेश्चन एकदम पूर्ण संख्या आ जाए 5, ठीक है। 2 और 1, एक लिख दिया ये वाला, ठीक है। 5 6 पॉइंट हम आएगा, चलो आएगा तो आएगा 5। अब ये हमें को दे रखा है 2 4 1 2 2 4। अब इसका अपन को क्या करना है, आलेख विधि। जैसे हम मान निकाल रहे हैं एक्स और वाई का, इसमें भी अपन को एक्स और वाई का मान ही निकालना है, मतलब निकालना है किससे, आलेख विधि, ग्राफिकल मेथड से। तो देखो ग्राफिकल मेथड में जब आपको इक्वेशन दे रखी है उसको सॉल्व कैसे करोगे आप। जैसे आपको पहली दे रखी है 2x + y = 5। आप क्या करो, यहाँ पे y का मान 0 रखो। y का मान 0 मतलब x अक्ष पर है, तो y का मान 0 रखोगे तो बचेगा क्या हमारे पास, 2x = 5। तो आप देखोगे x का मान कितना आएगा, 5/2। 5/2 का मतलब x का मान कितना आ गया, 2.5 आ गया। तो जब y 0 होता है तो उस समय जो पॉइंट होता है वो होता है x, 0, और जिस समय x 0 होता है तो पॉइंट होता है 0, y। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो एक पॉइंट बना वो पॉइंट क्या बनेगा कि x का मान तो है 2.5 और y का मान क्या है, 0। ये तो हुआ इससे। इसके बाद में इसी समीकरण में आप देखोगे एक बार आप रखो x = 0, तो जब x = 0 रखोगे तो हमारे पास बचेगा y का मान 5। तो हम लिखेंगे बिंदु B 0,5। बात खत्म। बन गया। ये तो आगे इस समीकरण से सिर्फ। अब हमारे पास एक समीकरण और दे रखी है, एक और समीकरण क्या थी, x + 2y = 4। अब यहां पर भी वही काम करते हैं कि जब y का मान 0 लिखेंगे तो x बराबर कितना रहेगा, 4। तो हमारे पास एक बिंदु आ गया C 4,0। फिर हम यहां देखें कि इसी में अपन x का मान 0 लिखते हैं, तो आप देखोगे कि 2y बराबर कितना आ गया, 4। तो y का मान आप देखोगे 2, तो एक बिंदु D आ गया हमारे पास 0,2। आप जब भी ग्राफ बनाते हो हमें ऐसा नहीं है पक्षांतर करके y बराबर लिख के x का मान रख के नहीं निकालना है। आप हमेशा मान ऐसे ही निकालोगे, y 0 निकालो, x का मान निकालो, एक बिंदु आया, x 0 निकालो, y का मान निकालो, एक बिंदु आ गया। ऐसे कैसे दूसरे समीकरण में बिंदु आगे चारों ही बिंदु। अब चारों ही बिंदु आने के बाद में अब हमें इनका ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ कैसे बनाएगा, अगले पन्ने पे बनाते हैं, अच्छा खासा ग्राफ बनेगा। देखो जब हम यहाँ ग्राफ की बात करेंगे देखो ये x अक्ष है, ये y, ये x डैश और ये y डैश। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये आपके मूल बिंदु है ही है, यहाँ अपन एक खाना दो खाना जो भी लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इधर करते हैं -1 -2 -3 -4। ऊपर देखें 1 2 3 4, नीचे 1 2 3 4। आप ऐसे पॉइंट कर लीजिए,
संख्या भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5, बाकी गोला कर दीजिए, कह रहा पता चल जाएगा। अब आप यहाँ देखो पिछले पन्ने पर, जैसे पहली रेखा की बात करें तो बिंदु आया 2.5,0, मतलब x का मान 2.5 है, तो x का मान 2.5 देखें तो 1 2 3, तो 2.5 इनके बीच में ही होगा। अब 2.5 इनके बीच में होगा तो यहाँ एक बिंदु 2.5 हो गया। आप हल्का सा ऐसे तीर का निशान कीजिए, दूर कहीं लिखिए 2.5, ऊपर नहीं लिखें जिससे आपके कंफ्यूजन होने का कोई चांस नहीं। फिर आप देखें पिछले पन्ने पे वापस दूसरा बिंदु था अपन के इसी रेखा पे 0,5, 5 की बात करें 1 2 3 4 5, थोड़ा 5 है तो ऊपर करना पड़ेगा अपन को, तो देखो थोड़ा ऊपर करते हैं अपन, वो थोड़ा छोटा ही है ये तो इसमें, तो 5 की बात करते हैं तो देखो 5 बनेगा ऊपर कहीं पर भी, जैसे 1 2 3 4 और यहाँ मान लो ऊपर 5 हो गया, जैसे यहाँ 4 हो गया और यहाँ मान लो 5 हो गया। अब ये 5 आया अपने पास, अब ये 5 बिंदु आ गया। अब इस 5 को दर्शाते हैं अपन, दूर कहीं कर लीजिए ऐसे b 0,5 बन गया। अब ये बिंदु हमारे पास 0,5 बन गया। हेलो, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं जिससे अपन को रेखा मिल जाए। ये जो दो बिंदु आए हैं इन दोनों ही बिंदुओं को अपन ऐसे मिलाते हैं, मिला दिया, चोटियां बना दो इनके, और इसी के ऊपर है ना जो रेखा की समीकरण थी पिछले पन्ने पर, ये किसकी थी 2x + y = 5 की, तो यहीं कहीं दूर लिख दीजिए 2x + y = 5। देखो ग्राफ सीख लीजिए, फिर भाषा बनाने के बाद में आपको दिक्कत नहीं हो। ये पहली लाइन बन गई पूरी। अब दूसरी लाइन की बात करें तो दूसरी लाइन में बिंदु है 4,0, x का मान 4 है, तो 4 देंगे 1 2 3 4, ये रहा 4। अब ये 4 हमारे पास बिंदु रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे दूर करके से बिंदु 4,0 बना दिया। फिर आगे हम देखें पिछले ही पन्ने पर कि d का मान था 0,2, मतलब y का मान 2 था, तो y का मान 2 देखें 1 2, यहाँ रहा y का मान 2, ये d 0,2। अब हमें इन दोनों को मिलाना है। अब हम जब इन दोनों को मिलाएंगे तो देखिए इधर इसको और इसको मिलाते हैं, और इस पर भी इसकी रेखा का नाम लिख देते हैं। जो पिछले पन्ने पे क्या थी रेखा, देखो x + 2y = 4 थी, तो उसका लिख देते हैं। देखिए समीकरण जो इस रेखा की है वो है x + 2y = 4 बन गई। अब ये दोनों ही रेखाएं इस बिंदु पर काट रही है, ठीक है। अब ये जहां पे काट रही है उस पे ऐसे गोला कर दीजिए, बिंदु P कर दीजिए। देखिए मैच खा रही है लगभग लगभग, ये खा रही है मैच, ये मैच खा रही है। तो इधर से बिंदु क्या है 2 और उधर से बिंदु क्या 1, तो इसके जो निर्देशांक आए वो निर्देशांक आए 2,1। हमारे पास इसके जो निर्देशांक मिले आपको, देखिए इधर कि ये जो रेखा थी आपकी और ये रेखा को मिलाया हमने, तो इस रेखाओं को मिलाने के बाद में हमारे पास ये जो बिंदु गोला किया अपन, ऐसे नहीं मिलाने की जरूरत है, आपको यहाँ पे पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। और ये पॉइंट के निर्देशांक क्या 2,1। इस 2,1 का मतलब ये है कि x का मान है वो 2 है और y का मान है वो 1 है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने चारों ही विधियों से एक ही चीज़ सीखी कि x और y का मान कैसे ज्ञात करते हैं। इन दोनों का मान सीखा अपन ने। चौथी विधि जो है ये 100% इम्पोर्टेंट है, आपको पक्का पूछा जाएगा, याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट है, चाहे क्वेश्चन के रूप में पूछे और चाहे आपको ग्राफ दे, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस मेथड को आप अच्छे से सीख लेना, बिल्कुल सिंपल सा तरीका। y का मान 0 रख के x का मान निकाला, एक बिंदु आ गया, x का मान 0 रख के y का निकाला, एक बिंदु आ गया, एक रेखा का काम खत्म। उस रेखा को खींच दीजिए। दूसरी रेखा है उसमें y0 x0 लिखो, मान रखा, अपने पास मान आ गया, बात खत्म। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। और फिर अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। आप चाहे अलग अलग पेन ले जा सकते हो, बना देना आराम से, कोई तकलीफ का काम नहीं है, पेंसिल से बना देना जैसी इच्छा हो, ठीक है। पैमाना लिखना चाहो तो एक खाना बराबर एक कई लिख देना,
ठीक है, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष दोनों पर ही। आपको पैमाना अगर लिखना हो तो पैमाना सीधा सीधा है एक्स एंड वाई एक्स पर एक खाना और एक बॉक्स बराबर एक इकाई, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, 1 मिनट यहाँ मैंने फटाफट में लिख दिया, एक इकाई। ये अगर कोई लिखना चाहो तो लिख देना इसमें यूनिट। ठीक है, ये आपके 4 विधियां हो गई जो अपन ने 2 चरों वाली रैखिक समीकरणों के अंदर फटाफट समझा अपन ने इसको। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या होता है कि जैसे ये रेखाएं आपने देखा यहाँ पे प्रतिच्छेद कर गई। अब कोई जरूरी थोड़ी है रेखाएं प्रतिच्छेद करे, हो सकता है कि रेखाएं कभी ऐसे बने जैसे अभी बनी, हो सकता है कभी रेखाएं ऐसे समांतर हो जाए, और हो सकता है रेखा ऐसे आ जाए, एक रेखा तो है ही है और दूसरी उसके ऊपर हो गई ऐसे रेखा। ठीक है, तो ये 3 तरह की रेखा बनती है। जैसे ये रेखाएं कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इन रेखाओं को देखें अपन तो ये समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस होती है, और इसको देखें तो इसको हम संपाती कहते हैं, कोइंसिडेंट। इन तीनों ही रेखाओं के बारे में अपन ने यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है रेखाओं की प्रगति, तो इसी के साथ अपन पढ़ते हैं। देखो इधर, तो ये अपन ने रेखाएं जो पढ़ी है, अब इन रेखाओं की ही बात करते हैं। तो यहां पे अपना अब टॉपिक है कहते हैं जिसको निकाय। निकाय का मतलब 2 रेखाएं मिलती है तो वो एक निकाय बन गया। तो बात करेंगे निकाय की प्रगति। जब निकाय की प्रगति की बात करें, नेचर ऑफ रूट्स, सॉरी नेचर ऑफ सिस्टम, रूट्स तो अलग है, नेचर ऑफ सिस्टम या रेखाओं की कहें जो भी। जैसे हमारे पास 2 समीकरणें दे रखी है जो हमने पढ़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही, कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये तो ना थी। हम क्या करेंगे, x और y और जो कांस्टेंट हैं तीनों के कोएफिशिएंट लेंगे। कोएफिशिएंट लेने के बाद में हमारे पास एक सीधी सी शर्त आएगी। जैसे पॉइंट नंबर पहला, इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है कि अगर मान लो a1 है वो a2 के नॉट इक्वल हो, मतलब a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के नॉट इक्वल हो, तो उस समय याद रखना है कि निकाय संगत और अद्वितीय हल। ठीक है, अंग्रेजी में लिखें सिस्टम इज, अपने आएगा कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। और अगर इन दोनों के द्वारा जो रेखाएं बनेगी, उन रेखाओं की प्रकृति क्या होगी, उस बात को थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा कि रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेगी। कि लाइन्स आर म्यूचुअली इंटरसेक्टिंग। ठीक है, जैसे अपन इसका चित्र बनाना चाहें तो हमारे पास बनेगी, जैसे एक रेखा ऐसे बनी तो जो दूसरी रेखा है वो दूसरी रेखा ऐसे बनेगी, ये कहलाएगी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, मतलब इसका एक ही हल होगा। ये इसका चित्र है। अब आपसे कैसे भी पूछ सकता है, ऐसा दे दिया जाए और पूछ लिया जाए निकाय कैसा है, सिस्टम कैसा है, तो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन कैसा है तो यूनिक सॉल्यूशन है, रेखाएं कैसी होगी, परस्पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, सेकंड देखिएगा, इसी के अंदर सेकंड अपना है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों के तीनों बराबर आ जाए। जब तीनों ही बराबर आएंगे तो निकाय कहलाएगा, निकाय आपके संगत एंड अनेक हल।
ठीक है, कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड मैनी सॉल्यूशन, इस बात को ध्यान रखना। और जब बात यहां पे रेखाओं की करेगा तो रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं परस्पर समपाती, कि लाइंस आर म्यूचुअली कोइंसिडेंट। अब कैसे देखो कि जब लाइनें बनाने की बात करेंगे तो लाइनें कैसे बनेगी, जैसे एक लाइन ये बनी हुई है और दूसरी जो लाइन बनेगी वो दूसरी लाइन है जो एकदम इसके ऊपर बनेगी ऐसे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बनेगी तो हम कहेंगे रेखाएं परस्पर क्या है, समपाती। इस बात को ध्यान में रखना। फिर हमारे पास तीसरा और लास्ट जो पॉइंट है उस पॉइंट को आप ध्यान से देखें। तीसरा जो पॉइंट दे रखा अपन को, तीसरा पॉइंट है कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 जो कि नॉट इक्वल आ जाए C1 अपॉन C2। जब ऐसा हो जाए तो निकाय कहलाएगा असंगत, कि निकाय असंगत एंड कोई हल नहीं। ये कह रहा है सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। और जब बात रेखाओं की करेगा यहां पे तो देखो रेखाएं परस्पर समांतर, लाइंस आर पैरेलल। अब पैरेलल कैसे देखो कि जैसे एक लाइन बनी हुई है ये वाली और दूसरी लाइन जो बनेगी वो उसके एकदम पैरेलल बन जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जब पैरेलल बनेगी तो एक बात बताओ, हल होगा ही नहीं। हल तो तभी होता है जब काटे, चाहे वो एक दूसरे को काटे और चाहे एक दूसरे के ऊपर हो, तभी वो। जैसे मान लो एक दूसरे के ऊपर मतलब ऐसे तो ये तो खूब जगह काट लिया, जैसे संपत्ति हो गई, कोइंसिडेंट कहा था अपन ने, या इसके क्या कहते हैं अनेक हल कहे, और प्रतिषेध करे थे एक जगह काटे, और ये दोनों क्या कहलाती है, समांतर। तो ये हमने रेखाओं के बारे में यहाँ पे बात की कि भाई कैसे पैरेलल है क्या नहीं है। अब हमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन मतलब है कि जैसे कि इसका नेचर पूछ ले अपन को, और नेचर के साथ ही अगर मान लो कोई अननोन वैल्यू के बारे में पूछ ले। ध्यान से देखिएगा, जैसे हमको ये क्वेश्चन दिया और कहा कि इसका नेचर बताइए। तो नेचर बताना है तो सबसे पहले कोएफिशिएंट देखो, जैसे x का कोएफिशिएंट है उसको a1 लिख दिया 1, इसका लिख दिया b1 और इसका लिख दिया c1। ऐसे कैसे हम अगली इक्वेशन का लिखते हैं, a2 लिख दिया 2, b2 लिख दिया 6 और c2 लिख दिया 14। हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसका नेचर निकालना है। तो नेचर के लिए अपन क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 करते हैं। तो a1 अपॉन a2 करेंगे तो 1/2, यहाँ करेंगे b1 अपॉन b2 तो 3/6, ये भी आ गया 1/2। जब अपन c1 अपॉन c2 करेंगे तो 7/14, ये भी जब कट जाएगा तो जाएगा 1/2। अब आप देख रहे हो कि तीनों के तीनों इक्वल आते हैं, मतलब तीनों के तीनों अपने पास क्या है, इक्वल, कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल आ गए। अब तीनों ही जब इक्वल आए हैं तो आप देखो 3 नंबर शर्त तो नहीं है, 2 नंबर शर्त है। जब तीनों इक्वल आता है निकाय संगत होता है और अनेक हल होते हैं और रेखाएं परस्पर समपाती होती है। तो यहां लिखा जाएगा कि निकाय संगत एंड अनेक हल। और अगर कह दे रेखाएं कैसी होगी तो रेखाएं परस्पर क्या होगी, समपाती। तो अगर हमको क्वेश्चन पूछे तो ऐसे करना, अगर तीनों में से कोई देख के पूछ ले कि कौन कैसा होगा तो हमें इस प्रकार से करना। अब इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है, देखो
आएगा तब एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पास, देख लीजिए। टॉपिक खत्म हो जाएगा लगभग, फिर एक क्लास में चैप्टर शायद खत्म हो जाएगा कि k का मान यदि का अद्वितीय हल हो। ये कह रहा है k का मान यदि, ये जो दो आपको समीकरण दे रखी है इनका अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन कह दे कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हो। अब यूनिक सॉल्यूशन हो तो देखो सबसे पहले तो क्या करना हमें कि जो आपको दे रखी है वो दोनों इक्वेशन को देखिए और उनके कोएफिशिएंट लिखिए। जैसे a1 देखेंगे 2, b1 देखेंगे k और c1 देखेंगे 4, a2 की बात करेंगे 3, b2 की बात करेंगे 6 और c2 की बात करेंगे 5। हम लिखेंगे a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 आएगा 2 अपॉन 3। जब हम लिखेंगे b1 अपॉन b2 तो आएगा k अपॉन 6। और जब हम बात करेंगे c1 अपॉन c2 की तो c1 अपॉन c2 आ जाएगा 4/5। अब आप यहां पर देखो, इसने कहा कि अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन का, और यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन थी, देखिए कंडीशन नंबर 1 कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये शर्त है, मान रखते हैं। a1 अपॉन a2 तो कितना आया 2/3, ये कितना आया अपने पास k अपॉन 6। अब ध्यान से देखो, इस 3 को यहाँ 6 से काटो 2 हो गया, और 2 का ये तो 1 रह गया, तो 1 इंटू k तो k नॉट इक्वल, और 2 इंटू कितना आ गया 4, तो k इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। इस बात को ध्यान में रखना। तो ये हमने प्रारंभिक तौर पर एक नॉर्मल सा रिवीजन के तौर पर, जैसे बोर्ड के हिसाब से रिवीजन होता है उसके हिसाब से हमने वापस एकदम अच्छे से पढ़ लिया है कि किस प्रकार से कैसे क्या क्या होता है। आगे की क्लास में अपन इसी से रिलेटेड, जो लैंग्वेज से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, जैसे आयु से संबंधित हो, ठीक है, या किसी और प्रकार से हो, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन बात करेंगे। या कहीं ऐसा कोई डाउट हो इनसे संबंधित तो आप कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर किसी ने नहीं किया है तो, ठीक है। और इस क्लास को कंटिन्यू देखिएगा, हम पूरे के पूरे सारे चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।